हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि इस चैनल पे मैंने एक बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज में जो हमारा अभी करंट टॉपिक चल रहा है वो है हमारा डीसी नेटवर्क थ्योरम्स। और उस डीसी नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसा कि मैंने अपने पहले जो पुराने वीडियोस हैं उनमें भी एक्सप्लेन किया है कि डीसी नेटवर्क थ्योरम्स क्या है। डीसी नेटवर्क थ्योरम्स वैसे ही जैसे हमारी मैथमेटिक्स में थ्योरम्स होती हैं कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम हुआ, थेरेस थ्योरम हुआ और बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। तो बेसिकली थ्योरम्स क्या होती है? थ्योरम्स या जिनको हम हिंदी में प्रमेय कहते हैं, थ्योरम्स हमारे कुछ रूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी डीसी नेटवर्क थ्योरम्स हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट की कुछ ऐसी थ्योरम्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको यूज करके हम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट को जब भी हम कहते हैं कि हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें उसके हर ब्रांच में करंट पता है और हमें उसके हर नोड पे वोल्टेज पता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की हर ब्रांच में करंट हमें पता है और हर नोड पे वोल्टेज हमें पता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर लिया है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सुपरपोजिशन जैसे वर्ड से ही पता चलता है। जैसे हम कहते हैं कि जब दो चीजें कोई ओवरलैप करती है तो हम कहते हैं कि देखो ये इनका सुपरपोजिशन है। जैसे उनमें अगर कुछ कॉमन है, जैसे दो चीजें हैं उनमें कुछ कॉमन है तो हम कहते हैं कि देखो ये एक दूसरे पर सुपरपोज हो रही है, इनके बीच में कुछ कॉमन भी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? ये सुपरपोजिशन थ्योरम जो है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि कहां पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। तो जैसे स्टार्ट करें, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि इन अ लीनियर, सबसे पहले वर्ड क्या है? लीनियर। इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क तो क्या है? नेटवर्क है हमारा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेज, दैट इज अ नेटवर्क। लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क का मतलब क्या है? लीनियर नेटवर्क का मतलब है कि कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये हमारा एक नेटवर्क है, इसमें अंदर हमारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं 50 ओम 150 ओम का रेजिस्टेंस, या हमारे जो वोल्टेज सोर्सेज है, तो हमारे जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स में जो करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है वो लीनियर है। जैसे कि अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस दे शेयर अ लीनियर रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस V है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R है तो V इक्वल टू IR, जो हमारा ओम्स लॉ है वो फॉलो हो रहा है। तो अगर किसी भी नेटवर्क में हमारा जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क एक लीनियर नेटवर्क है। ठीक है, सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म का मतलब है बाइलेटरल नेटवर्क। अब बाइलेटरल नेटवर्क का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, यहाँ पे मान लीजिए ±5 वोल्ट का मेरा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे अगर मेरा एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें अगर मैं करंट देखूं, करंट मेरा I इज इक्वल टू 5 वोल्ट डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर है इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स की जस्ट पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, अगर मैं उसकी जस्ट पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, इसको 5 वोल्ट इस तरीके से कर दूं और सेम मेरा रेजिस्टेंस है वही 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस केस में भी अगर मैं अपना करंट देखूं तो 5 डिवाइड बाई 5 1 एम्पियर। ये केवल क्या हुआ है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी, अब उसकी डायरेक्शन पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, अब उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर हम उसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम है। तो बाइलेटरल नेटवर्क क्या कहता है? बाइलेटरल नेटवर्क ये कहता है कि अगर कोई भी हमारा नेटवर्क है जिसमें हमारा अगर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, मान लीजिए हमारा केवल ये पोर्शन नेटवर्क है टुवर्ड्स द राइट, ए और बी के राइट का पोर्शन जो है, अगर हमारा कोई भी नेटवर्क है जिसमें अगर हम वोल्टेज सोर्स हमारा लगाएं और उस वोल्टेज सोर्स की एक तो मतलब उसकी दो कॉन्फ़िगरेशन, एक इस तरीके से पोलैरिटी है और एक रिवर्स पोलैरिटी है। अगर दोनों कंडीशंस में हम अगर करंट निकालें और करंट का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है तो वो नेटवर्क हमारा एक बाइलेटरल नेटवर्क है। केवल अगर मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम है 1 एम्पियर, बट एक केस में अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माने दूसरी को नेगेटिव माने तो क्या होगा? तो अगर इसमें 1 एम्पियर है तो उसमें -1 एम्पियर हो जाएगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 एम्पियर वो सेम रहेगा। अगर कोई भी नेटवर्क ऐसा है तो वो एक बाइलेटरल नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन अभी इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए हम ऐसा कर दें कि हम यहाँ पे एक डायोड इंट्रोड्यूस कर दें।
और हम मान लेते हैं चलो एक आइडियल डायोड है जिसका ड्रॉप जो है वो लगभग 0 वोल्ट का ड्रॉप है, आइडियल डायोड है विद 0 वोल्ट ड्रॉप। तो अगर हम देखें इस कंडीशन में हम देखें तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है जिसकी वजह से 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। बट अगर हम इस कंडीशन में देखें तो डायोड रिवर्स बायस्ड है जिसकी वजह से डायोड जब रिवर्स बायस्ड होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमने वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी इस तरीके से है तो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 एम्पीयर है। अगर हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो देयर विल बी 0 करंट। अब मैग्नीट्यूड कितना है, वो है 0 एम्पीयर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो हमारा सर्किट है या नेटवर्क है विद अ डायोड, दिस इज नॉट अ बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है। तो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सोर्सेज, ठीक है। अब जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, पहली चीज क्या थी, लीनियर होना चाहिए, सेकंड क्या था, बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए, तीसरी चीज क्या है कि मोर देन वन सोर्सेज होंगे, ठीक है। तभी तो सुपरपोजिशन थ्योरम आएगी अगर वहां पे मोर देन वन सोर्सेज हैं, ठीक है। मोर देन वन सोर्सेज है तो मोर देन वन सोर्सेज में हो सकता है कि जो मैनी नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, सारे वोल्टेज सोर्सेज हो सकते हैं, सारे करंट सोर्सेज हो सकते हैं, कुछ वोल्टेज कुछ करंट सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली देयर विल बी मोर देन वन सोर्स, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सोर्सेज, उसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच, कि हमें किसी भी ब्रांच में करंट निकालना है, मान लीजिए यही हम सर्किट ले लें, अगर हमें इस ब्रांच में करंट आई निकालना है, ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच और वोल्टेज एट एनी नोड, या हमें किसी भी नोड पे वोल्टेज निकालनी है। मान लेते हैं ये नोड हमारा ए है, ये नोड हमारा बी है, ये सी है, ये डी है। तो मान लेते हैं हमें निकालनी है VAC, वोल्टेज एट नोड ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच और वोल्टेज एट एनी नोड अगर हमें निकालनी है तो इट इज द अलजेब्राइक सम। तो ये कैसे निकलेगा, दिस इज द अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम का मतलब है कि अब हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी और हम उनका अलजेब्राइक सम करेंगे। इसका मतलब है कि हर टर्म के साथ या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ठीक है। अलजेब्राइक सम होगा ऑफ ऑल द डिफरेंट ब्रांच करंट्स और नोड वोल्टेजेस रिजल्टेड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ वन सोर्स एक्टिंग एट अ टाइम। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमें जैसे ये ब्रांच करंट आई निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम एक टाइम पे केवल एक सोर्स को एक्टिव मानेंगे। पहले जैसे हम केवल 120 एम्पियर का जो सोर्स करंट सोर्स है उसको एक्टिव मानेंगे और उसकी वजह से हम मान लेते हैं कि चलो 120 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसकी वजह से करंट निकला आई डैश। उसके बाद लेटर से 40 एम्पियर का करंट सोर्स जो है उसकी वजह से करंट निकला आई डबल डैश। उसके बाद मान लेते हैं 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से करंट निकला आई ट्रिपल डैश, ठीक है। तो हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि जो टोटल करंट है आई, दैट विल बी द अलजेब्राइक सम, टोटल करंट हमारा जो आई है दैट विल बी द अलजेब्राइक सम ऑफ दीस डिफरेंट करंट्स, मींस आई विल बी इक्वल टू आई डैश, आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमें नोड वोल्टेज VAC निकालनी है 120 एम्पीयर के सोर्स की वजह से, अगर मान लीजिए VAC डैश है, 40 एम्पीयर की वजह से VAC डबल डैश है और 10 वोल्ट की वजह से VAC ट्रिपल डैश है, तो then the net final voltage VAC will be equal to the algebraic sum of these three different voltages, VAC dash, VAC double dash plus VAC triple dash, ठीक है। तो यही हम बोल रहे हैं कि either current flowing through any branch, हम इसको ऐसे समझे, current flowing through any branch, इसको भी छोड़ देते हैं, current flowing through any branch is the algebraic sum of all the different branch currents, और voltage at any node is the algebraic sum of all the node voltages resulted due to the application of any source of one source। तो हमें क्या करना है, एक एक सोर्स को अप्लाई करते जाना है और जो भी दूसरे सोर्सेज हैं, वन सोर्स एक्टिंग एट अ टाइम एंड ऑल द अदर सोर्सेज बीइंग रिप्लेस्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंसेस, जो जितने भी ऑल द अदर सोर्सेज बीइंग रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल
रेजिस्टेंसेस। तो जिस टाइम पर जैसे हमने अभी माना कि अगर 120 एम्पीयर का सोर्स एक्टिव होगा तो उस टाइम पे जो हमारा 40 एम्पीयर का करंट सोर्स है और 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है हम उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करेंगे। सेम वे अगर 40 एम्पीयर का जिस टाइम पे करंट सोर्स एक्टिव है तो 120 एम्पीयर के करंट सोर्स को 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करेंगे। और ऐसे ही सेम अगर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जब एक्टिव है तो 40 एम्पीयर को और 120 एम्पीयर के करंट सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब हमने जैसे अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, या तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए होंगे कि भाई इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ये इतना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम एक आइडियल वोल्टेज सोर्स मानते हैं, अगर हम एक आइडियल वोल्टेज सोर्स मानते हैं तो उस आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0 ओम। 0 ओम का मतलब है कि हम उस वोल्टेज सोर्स को फिर एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। और अगर हमारा आइडियल करंट सोर्स है, हमें पता है कि हमारा आइडियल करंट सोर्स जो है, आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट ओम्स। तो इसलिए जो अगर कोई आइडियल करंट सोर्स है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस ओपन सर्किट से। ठीक है, तो एक बार हम और जरा सी नजर मारते हैं कि हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क consisting of more than one sources, current flowing through any branch or voltage at any node is the algebraic sum of all the different branch currents or node voltages resulted due to application of one source acting at a time and all the other sources being replaced by their internal resistances। ठीक है, अब हम इसको अब हम जो है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से। कैसे, लेट अस सी दिस। ओके, लेट अस सी दिस। अब हम यहाँ पे देखिए, हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, एक एग्जांपल है हमारे पास, जिस एग्जांपल में हमारे पास तीन सोर्सेज लगे हुए हैं। एक हमारे पास 120 एम्पीयर का करंट सोर्स है, एक 40 एम्पीयर का करंट सोर्स है और एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। और ये जो तीनों सोर्सेज है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज है और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अगर आपको ये समझना है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज में और डिपेंडेंट सोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है तो मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया हुआ है और दो वीडियोस में हमने उसके एग्जांपल्स देखे हुए हैं, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करंट आई निकालना है यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जैसे भी मैंने बताया कि हम एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिव मानेंगे, जब 120 एम्पीयर के सोर्स को एक्टिव मानेंगे तो उस टाइम हम मान लेते करंट आई डैश है। जब 40 एम्पीयर का सोर्स एक्टिव है तो आई डबल डैश है। जब 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एक्टिव है तो करंट आई ट्रिपल डैश है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जब भी ये प्रॉब्लम दी हुई है तो सबसे पहले जितने सोर्सेज हैं हम हर सोर्स को एक सोर्स को एक्टिव मान के उसका एक डायग्राम सबसे पहले बना लें। ठीक है, अब मानते हैं हम अब मान लेते हैं वन सोर्स, और कौन सा सोर्स, 120 एम्पीयर अलोन इज एक्टिव, अलोन 120 एम्पीयर सोर्स अलोन इज एक्टिव। ठीक है, अगर हम ये माने तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, 120 एम्पीयर का सोर्स हमारा एक्टिव है, इसका मतलब है ये 120 एम्पीयर का सोर्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 50 ओम का, ये हमारा 50 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में अब देखें, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट ए, नोड ए और बी के बीच में हम देखें तो हमारा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें पता है, अभी हमने बताया था कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 ओम होता है और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो 0 ओम मतलब हम इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था वो एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये हमारा एक 150 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा एक करंट सोर्स है 40 एम्पीयर का। 40 एम्पीयर के करंट सोर्स का भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो हम इसको जो एक आइडियल करंट सोर्स मानेंगे और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, यानी कि हम इसे एक ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे और ये जो करंट आई था वो हमारा आई डैश बनेगा। ठीक है, हमें ना एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार जब ये सोर्स एक्टिव है, जब डिफरेंट सोर्स एक्टिव होंगे तो हो सकता है यहाँ इस ब्रांच में करंट इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है, क्या हो सकता है रिवर्स डायरेक्शन में करंट हो, लेकिन हम हमेशा उसी डायरेक्शन को मान के चलेंगे जिस डायरेक्शन में हमें प्रॉब्लम में जो करंट की डायरेक्शन दी हुई है। तो इसलिए हम हर केस में यही डायरेक्शन मानेंगे। ठीक है, सेकंड, अभी हम इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम सारे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। सेकंड है, जब हमारा मान लीजिए व्हेन 40 एम्पीयर
करंट सोर्स अलोन इज एक्टिव। ठीक है, अब 40 एम्पीयर का करंट सोर्स अगर एक्टिव है तो हमें पता है ये 120 एम्पीयर का करंट सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको एक आइडियल करंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। और एक आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, यानी ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम 50 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद अब जो वोल्टेज सोर्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको एक शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस एक 150 ओम का है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 40 एम्पीयर का करंट सोर्स है जो एक्टिव है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें ये जो ब्रांच में करंट निकालना है इसको हम बोलेंगे आई डबल डैश। ठीक है, आई डबल डैश। थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन है व्हेन 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स अलोन इज एक्टिव। व्हेन 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स अलोन इज एक्टिव। ठीक है, तो डायग्राम क्या होगा? वही 120 एम्पीयर का जो करंट सोर्स है वो हमारा ओपन, क्योंकि हम उसे आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से। यहाँ पे हमारा 50 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे अब की बार क्या है, क्योंकि हमारा वोल्टेज सोर्स एक्टिव है तो ये हमारा हो गया माइनस प्लस, ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एक्टिव है। और यहाँ पे हमारा हो गया 150 ओम का रेजिस्टेंस। और ये जो 40 एम्पीयर का करंट सोर्स है उसको भी हम रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे एक आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ओपन सर्किट। इस समय ये जो करंट होगा दैट करंट विल बी आई ट्रिपल डैश। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने हर केस में आई करंट की डायरेक्शन वही है जो जिस डायरेक्शन में हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, सेम आई डैश, सेम डायरेक्शन आई डबल डैश, सेम डायरेक्शन आई ट्रिपल डैश। हो सकता है वो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो जो भी वैल्यू उसकी आएगी आए, लेकिन मैं उसकी डायरेक्शन हमेशा वही मानूंगा जिस डायरेक्शन में हमें वो दिया हुआ है। अभी जैसे कि आप कुछ बुक्स को रेफर करोगे तो कुछ बुक्स में ऐसा क्या हुआ है, जब एक सोर्स को एक्टिव मान रहे हैं तो डायरेक्शन यहाँ मान ली, जब दूसरे सोर्स को एक्टिव माना तो डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में कर दी, तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स में यही मान के चलेंगे कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल सोर्स एक्टिव होगा तो हम एक ही डायरेक्शन में करंट मान के चलेंगे। ठीक है, चाहे वो प्लस पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, अलजेब्रिक सम तो हमें लेना ही है। ठीक है, अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा 120 एम्पीयर का करंट सोर्स यहाँ पे हमारा एक्टिव है, तो अब हम देखें 120 एम्पीयर का करंट सोर्स है, उसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड में हमको दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आकर के इस पॉइंट पे आकर के यहाँ से अगर हम देखें तो इस करंट को दो पाथ मिलते हैं। एक पाथ इस करंट को मिलता है ये वाला, और एक पाथ मिलता है इस करंट को ये वाला। ठीक है, और आगे जाकर यहाँ पे लग रहा है ऐसा है कि हमारे पास दो पाथ है, लेकिन एक्चुअली एक ही पाथ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा जो 120 एम्पीयर का करंट है वो एक I1 करंट में जो 50 ओम के थ्रू जा रहा है, और एक I2 करंट में जो करंट हमारा 150 ओम के थ्रू जा रहा है, उसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो सिंपली हमें पता लग रहा है कि जो I डैश है दैट इज इक्वल टू माइनस I2, है ना, क्योंकि I2 जो है वो मैग्नीट्यूड में I डैश के इक्वल है, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो I डैश इज इक्वल टू माइनस I2। अब हम देखें I2 क्या है। ठीक है, I2 कितना है? अब हमें पता है हमें पता है करंट डिवाइडर रूल क्या होता है। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जैसे यही हमारा केस आ गया, करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर हमारा एक करंट I आ रहा है और यहाँ पे हमारे दो रेजिस्टेंसेज है R1 और R2 पैरेलल में, और हमारा अगर R1 में करंट I1 है और R2 में करंट I2 है, तो हमारा अगर R1 में करंट I1 निकालना है तो वो हमारा होता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर आता है न्यूमरेटर में, इनटू में I। और अगर I2 निकालना है तो R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू में I। ठीक है, तो ये हमारा करंट डिवाइडर रूल होता है। तो अगर इस करंट डिवाइडर रूल के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हमें I2 निकालना है जो 150 ओम के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो 150 ओम के थ्रू अगर हमें करंट निकालना है तो क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा 50 ओम डिवाइड बाई 50 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाई I, जो टोटल करंट है 120 एम्पियर। ठीक है, तो इससे अगर हम देखें तो ये बन गया हमारा 50 डिवाइडेड बाई 200, 50 प्लस 150 200 इंटू 120, तो ये हो गया 50 से 4 टाइम्स जाएगा 200, 4 से अगर हम करें 30, तो ये आ गया हमारा 30 एम्पियर करंट। बट ये 30 एम्पियर जो वैल्यू है
वो I2 की वैल्यू है, ना कि I डैश की। तो I डैश हमारा क्या हो गया, I डैश हमारा है -I2 यानी कि -30 एम्पियर। ठीक है, तो I डैश जो हमारा निकल के आया, I डैश हमारा निकल के आ गया -30 एम्पियर। ठीक है, अब सेम तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा 40 एम्पियर करंट आ रहा है, और 40 एम्पियर करंट है जो उसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ से ये करंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट है जो जा रहा है 150 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, और एक पार्ट है जो जा रहा है 50 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। अगर मान लो हम इस करंट को मान लेते हैं, दिस करंट इज, लेट्स से दिस करंट इज आवर, दिस करंट इज I1 डैश एंड दिस करंट इज I2 डैश, लेट अस से। तो अगर हम देखें 40 एम्पीयर का करंट हमारा I2 डैश और I1 डैश दो में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो I डबल डैश और I1 डैश का जो है मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए I डबल डैश जो हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू I1 डैश। ओके, अब I1 डैश निकालने के लिए अगर हम देखें तो ये जो I1 डैश आ रहा है ये 50 ओम में जा रहा है, क्योंकि दूसरा तो ओपन सर्किट है, तो सेम वही करंट डिवाइडर रूल। हमें कब 50 ओम I1 डैश निकालना है जो 50 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो I1 डैश की वैल्यू क्या होगी, वही हमारा सेम करंट डिवाइडर रूल लगेगा। हमें 50 ओम में निकालना है तो न्यूमरेटर में 150 वाला आएगा, 150 डिवाइड बाई 50 प्लस 150 इन 2 में मल्टीप्लाइड बाई 40। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें 50 डिवाइडेड बाई, मैं अब इसको, ये फॉर्मूला हमें याद ही है तो इसको मैं मिटा सकता हूँ। तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारा बनता है 150 डिवाइड बाई 200 इंटू में 40। तो 40 से अगर हम कैंसिल करें तो 5 टाइम्स, 5 से हम 150 करें तो 30। तो इससे हमारा निकल के आता है I1 डैश इज इक्वल टू 30 एम्पियर, और I डबल डैश जो है वो I1 डैश के बराबर है, तो इसलिए हमारा I डबल डैश इज इक्वल टू 30 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा 120 एम्पियर के करंट सोर्स की वजह से निकल के आया I डैश इक्वल टू -30 एम्पियर, और I डबल डैश की वजह से निकल के आया 30 एम्पियर। ठीक है, अब तीसरा सिनेरियो है जब हमारा 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अलोन एक्टिव है। तो 10 वोल्ट के सोर्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा केवल एक ये मैश या लूप बन रही है, क्योंकि यहाँ बाकी ये तो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट का मतलब है यहाँ से इसके बियॉन्ड तो सर्किट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, इसके बियॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट, जो 10 वोल्ट का सोर्स है उसको एक 150 ओम का रेजिस्टेंस और एक 50 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। और ये करंट अगर हम मान लेते हैं कि दिस करंट इज, लेट अस से दिस करंट इज I3। ओके, तो दिस I3 इफ वी सी, दिस I3 इज इक्वल टू I ट्रिपल डैश। जो I ट्रिपल डैश हमें निकालना है दैट I ट्रिपल डैश इज इक्वल टू I3। अब I3 निकालने के लिए अगर हम सिंपल सा इसमें देखें, सिंपल सा इसके अंदर अगर हम देखें, अगर इसके अंदर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दें, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, और हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप इज 0। और हम हमेशा हम जो अपनी जो अजम्पशन मानते हैं हम, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है उसे हम प्लस मानते हैं, जिसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है उसको हम माइनस मानते हैं। ठीक है, अगर हम ये करंट की डायरेक्शन मान रहे हैं, इसका मतलब है जो 150 ओम में जो ड्रॉप है वो ये टर्मिनल प्लस होगा, ये माइनस होगा। 50 ओम में जो ड्रॉप है वो ये प्लस ये माइनस होगा। ठीक है, तो इस लूप के अंदर अगर हम लगाएं, तो अगर हम सोर्स की बात करें 10 वोल्ट का सोर्स, तो माइनस टर्मिनल पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए ये वोल्टेज आएगी -10 प्लस 150 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम ड्रॉप देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, इसलिए ये ड्रॉप पॉजिटिव होगा, और ये ड्रॉप कितना होगा 150 इंटू में I3। ठीक है, और उसके बाद हम देखें 50 ओम, तो उसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो प्लस 50 ओम इंटू I3, दिस इज इक्वल टू 0। ये है हमारा एज पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है हमारा -10, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें 150 प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 200 I3, दिस इज इक्वल टू -10 को उधर ले जाएं तो दिस इज इक्वल टू 200 I3 इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें क्योंकि जगह चाहिए अब। ओके, ये हमारा I डबल डैश निकला हुआ था। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 200 टाइम्स I3 इक्वल टू 10, तो I3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 200, यानी 0 से 0 1/20, 1/20 मीन्स 0.05 एम्पियर।
I3 इज इक्वल टू, ओके अभी हम ऐसे नहीं करते, I3 इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर, और हमें पता है जो I3 है दैट इज इक्वल टू I ट्रिपल डैश, इसलिए I ट्रिपल डैश जो है दैट इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमें तीनों जो इंडिविजुअल करंट्स थे I डैश, I डबल डैश और I ट्रिपल डैश, वो तीनों हमें मिल गए हैं। अब बस हमें क्या करना है, तीनों का अलजेब्राइक सम करना है टोटल करंट I निकालने के लिए। तो टोटल करंट I वाज इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश प्लस I ट्रिपल डैश, तो दिस इज इक्वल टू I डैश की वैल्यू अगर हम देखें -30 एम्पियर, प्लस I डबल डैश की वैल्यू देखें +30 एम्पियर, और I ट्रिपल डैश की वैल्यू देखें प्लस 0.05 एम्पियर। तो हम देखें -30 एम्पियर प्लस 30 एम्पियर कैंसिल, I इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर। ठीक है, तो I हमारा कितना निकल के आ गया, I इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। और क्योंकि नेट करंट हमारा पॉजिटिव आया है, इसका मतलब एक्चुअल करंट की डायरेक्शन यही है। अगर नेट करंट हमारा नेगेटिव आता है, इसका मतलब उसकी एक्चुअल डायरेक्शन रिवर्स में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें मोर देन वन सोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट हमारे जो 2-3 वीडियोस होंगे उसमें भी हम एक एक प्रॉब्लम लेके आएंगे और उस एक एक प्रॉब्लम को इसी तरीके से डिटेल्ड मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरी जैसे हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है जिसको हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो आप उसको पेन पेपर पे लेके करके देखिए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपके लिए कि कुछ यूजफुल होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर स्पेशली अगर आपको चाहते हो कि मैं किसी तरीके से वीडियो को इम्प्रूव करूँ, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, अपनी तरफ से जो भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होगा मैं उसको करूँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।